नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे पॉडकास्ट महिंद्राज विनर्स टॉक पर। तो क्या लगता है साथियों आपको आज के हमारे नए गेस्ट कौन होने वाले हैं? आज का इस कुर्सी के असली हकदार कौन होने वाले हैं? तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस करते हैं आज के हमारे नए गेस्ट, जिन्होंने केवल 6 से 7 महीनों में एसबीआई पीओ में अपना नाम दर्ज किया है। तो वार्म वेलकम करते हैं आज के अपने पॉडकास्ट मिस्टर सौर अग्रवाल सर का। Hello, sir. Hello. First of all, many congratulations to your grand success, sir. Thank you. मुझे आज आपके सामने इसलिए लेकर आया गया है ताकि आपकी ये जो जर्नी हमारे साथ हुई है लगभग 7 से 8 महीनों में, जहां तक हमें पता चला है कि 7 से 8 महीनों में आपने महज एसबीआई ही नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्स को आपने क्रैक भी किया है और शायद इस बार एसबीआई में आपका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। जी सर। तो उस जर्नी को लेकर आज हम आपसे यहां पर सामने चर्चा करने चल रहे हैं ताकि हमारे जो फ्यूचर बैंकर्स हैं उन तक आपकी ये कहानी पहुंचे, एक इंस्पिरेशन आप उनके लिए बन सके। तो सर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपना इंट्रो दे दें हमारे ऑडियंस को। सर मेरा नाम शौर्य अग्रवाल है। मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ, यूपी से, एंड यही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। मैंने महिंद्रास ज्वाइन किया था 7 अप्रैल को जी। इसके पहले मैंने जॉब करी हुई है, मैं मर्चेंट नेवी में था। अच्छा। एंड जब मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया था मार्च और अप्रैल में कि मैं जॉब क्विट कर दूंगा एंड फिर कुछ और ट्राई करना था, तो मैंने फिर बैंकिंग की तरफ अपना फोकस किया एंड आज मैं आपके सामने हूँ। तो सर ऐसा क्या कुछ खास वजह थी कि आपने क्विट किया मर्चेंट नेवी? क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज है कि मर्चेंट नेवी एक अच्छी सी मतलब कहते नहीं लग्जरियस लाइफ आप एक जी सकते हैं, एक बढ़िया उसमें सैलरीज भी होते हैं, अट्रैक्टिव सैलरी होती है, फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ, कुछ ऐसा कुछ खास वजह सर? जी सर, एक्चुअली मर्चेंट नेवी फैसिनेटिंग जॉब है, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। अराउंड 7-8 ईयर्स मैंने जॉब करी है उसमें। बट उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है कि अगर मुझे कभी फ्यूचर में स्विच करना होगा तो मेरी एज जो थी और जो अलाउ एप्लीकेबल एज होती है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपियर कर सकते हैं, तो उसमें कम टाइम बचा था। तो मैंने ऐसे ही पॉन्डर ऑन किया कि एक बार एग्जाम दे के देखता हूँ, अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर। आप थोड़ा सा आपके हम एकेडमिक बैकग्राउंड पर थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप एक मर्चेंट नेवी से आए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं एकेडमिक बैकग्राउंड पर चलकर आगे बढ़ना चाहूंगा। हमें आप ये बताएं, एकेडमिक बैकग्राउंड मींस अगर आपके 10th और 12th के क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो 10th आपने कब क्वालिफाई किया सर, कौन से ईयर में? सर मैंने 10th क्वालिफाई किया था 2013 में। 2013 में। 12th 2015 में। फिर मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन करी बीटेक इन नॉटिकल टेक्नोलॉजी, जिस स्ट्रीम में मुझे जाना था मर्चेंट नेवी के लिए। बिट्स पिलानी से किया मैंने। 2018 में मेरा ये कंप्लीट हुआ था एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी फर्स्ट सेलिंग करी। मींस ये आपका पहले से ही एक तरीके से गोल पूरी तरीके से फिक्स हो चुका था कि मुझे जाना है तो शिपमेंट पे ही जाना है, कहीं ना कहीं हम मर्चेंट नेवी को ही चूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो उसके बाद फिर आपने लगभग 6 से 7 साल तक आपने ये जॉब की और उसके बाद क्विट किया। तो सर एक क्वेश्चन यहां पर तो सबसे पहले ये उठता है कि सर आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आपने जो जॉब की वो बहुत ही अलग है और आज आप एक एसबीआई पीओ पर सिलेक्टेड हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर सिलेबस की बात किया जाए तो काफी दूर है, कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है इसमें। और 7 से 8 साल अगर आपने दिया है तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि शायद पढ़ाई भी कहीं ना कहीं छूटी होगी आपके बीच में, और फिर ये 7 से 8 महीनों में आपने जो कैप्चर किया है, इतनी मेहनत की है, जो आपने परिश्रम किया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं, क्या ऐसा पॉइंट आपका रहा था? सर मर्चेंट नेवल ऑफिसर्स जो होते हैं उनको टाइम टू टाइम एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, कुछ प्रमोशनल एग्जाम्स जैसे बोलते हैं। मतलब अगर आप जॉब पर हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं पेपर देना ही है? सर ये रैंक बेस्ड जॉब होती है। जैसे जब मैंने एंट्री किया तो मुझे ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैं एलिजिबल हो सकता हूँ जो मैं 3rd ऑफिसर का एग्जाम दे दूँ। 3rd ऑफिसर के बाद कुछ महीने सेल करने के बाद मैं चीफ ऑफिसर का भी एग्जाम दे सकता हूँ। अच्छा। चीफ ऑफिसर जब मैं एज अ चीफ ऑफिसर सेल कर लूंगा कुछ टाइम बाद तो मैं कैप्टन का एग्जाम दे सकता हूँ। अच्छा। तो और प्लस हमारे कुछ टाइम पे रिफ्रेशर कोर्सेज, अपडेशन कोर्सेज होते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसका कोर्स है, किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ शिप पे हम जा रहे हैं तो उसका कोर्स होता है, उसके एग्जाम्स होते हैं। अच्छा। तो मर्चेंट नेवल ऑफिसर इज ऑलवेज स्टडिंग, हम लोग हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं। तो कितने आवर्स की आपकी क्या होती थी सर जॉब, कितने आवर्स की होती थी? जैसे आपको सोने का टाइम छोड़ दिया जाए फिर तो कितने घंटे आपकी ड्यूटी करना पड़ता था शिप पे? एक शिप पे कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली 4 मंथ्स या 5 मंथ्स का होता है ऑफिसर्स को। अच्छा।
एंड हम लोग अराउंड 8 to 10 आवर्स की हम लोग की जॉब होती है एंड बाकी टाइम हम लोग रेस्ट आवर्स पे होते हैं। रेस्ट आवर्स पे होते हैं। अच्छा सर, तो आपने कई सारे कंट्रीज भी घूमे भी जी, होंगे। जी सर। अच्छा, कितने होंगे अप्रॉक्स, आप बताएं कितने कंट्रीज आपने घूमा है सर? सर आप मान के चलिए कि मोस्टली जितने भी वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज नहीं है, जहाँ जहाँ पोर्ट्स हैं, बिल्कुल, एंटार्क्टिका छोड़ के मैं बाकी अच्छा, जगह जा चुका हूँ। बाकी जगह जा चुके हैं। चलिए, कौन से क्या शिपमेंट होता था आपके शिप पे सर? सर पहले मैं ऑयल ट्रेड में था, ऑयल कैरियर्स पे, और फिर बाद में मैं केमिकल टैंकर्स पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर किस पे अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, ऑयल पर या फिर केमिकल पर, या फिर और भी जो नॉर्मल शिप्स आते हैं जो कहते नहीं कि व्हीकल्स वगैरह इधर उधर लेकर जाते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह, तो कौन सा शिप आपको लगता था कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी किस पे होती है? सर सैलरी वाइज और फ्यूचर वाइज गैस कैरियर्स आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है। उसका रीजन ये है कि एलपीजी हो गया, एलएनजी हो गया, ये सब गैसेस ही फ्यूचर बताया जा रहा है, बिकॉज ऑयल कम भी हो रहा है, प्लस ऑयल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते हैं। अच्छा अच्छा, तो गैस कैरियर को हम फ्यूचर मानते हैं, वहां पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मानी जाती है। अच्छा सर, एक क्वेरी और है, जैसे कई सारे बच्चे हमसे पूछते भी रहते हैं कि सर कुछ अगर हम मर्चेंट नेवी की तरफ जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है कि पहली बात तो गवर्नमेंट नहीं है, और दूसरी दिक्कत ये होती है कि कई सारे कैमिटीज भी सुनने को मिलते हैं, डिजास्टर्स पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंटल केसेस भी सुनने को मिलते हैं, तो लोग थोड़ा सा स्किप मारते हैं, इसको क्विट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ डेंजरस सिचुएशन कभी आपके इन 7 से 8 सालों में कभी ऐसा कुछ फेस करने को मिला आपको? एक बार मैंने जहाज पे फायर फेस करी थी। अच्छा। अब जब आप एक समुंदर में होते हैं तो आप कोई हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब ऐसा होना, बट यहाँ पे कहीं पे फायर लग गई किसी बिल्डिंग में, तो हेल्प आ जाती है, हम लोग फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्प रहती है हमारे पास। बट शिप पे हम समुंदर के बीच में है एंड फायर एक बहुत मेजर डिजास्टर माना जाता है, वो मैंने फेस किया है। तो अराउंड हम लोग ने 27-28 आवर्स फायर फाइट किया था, और उसके बाद हम लोग जाके मैन्यूवरेबल हो पाए, मतलब आगे मूव करने के लिए हम लोग तैयार हो पाए। एक ये मैंने फेस किया था, और बाकी जैसे जो नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल हजार्ड्स जैसे साइक्लोन्स हो गए, टाइफून्स हो गए, ये सब हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मींस पूरा आपके पास रहता है इक्विपमेंट्स वगैरह। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मॉनिटर करते हैं, और भी हमारे पास टेक्निक्स हैं कि हमें पता रहता है कि कौन सा रूट हमें लेना है जहाँ पे हम सेफ रह सकते। तो अच्छा, कितने मंथ आपको लग जाते थे, मान लीजिए जैसे आपको कि आज इंडिया से आपको शिप लेकर चलना है और श्रीलंका के लिए मैं मानता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग कितने दिन तक आप ये ट्रेवल करते थे? सर अगर गुजरात से श्रीलंका के जैसे कोलंबो में जाना है, ठीक है, तो मैं 3 से 4 दिन की वॉयज है नॉर्मल शिप पे, 3 से 4। और अगर इंडिया से अमेरिका जाना है यूएस, तो उसमें 30-35 डेज भी लग सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा, तो अच्छा लगा ये चीज सुनकर काफी, क्योंकि जानकारी हमको मिला, हमें इतनी जानकारी नहीं थी इसके बारे में। चलिए अब आते हैं डिक्टो पॉइंट पर सर, कि आपने स्ट्रीम पूरा चेंज किया, क्योंकि आप एक मर्चेंट ऑफिसर पे पोस्ट पर रहे थे, और आज आप एक एसबीआई पीओ आपने क्रैक किया एग्जाम 2025। तो सर आपको जब ये स्ट्रीम चेंज करने का मौका मिला, जब भी आपने ये सोचा कि आज हम इस स्ट्रीम को चेंज करके हम इस पॉइंट पर लेकर चलते हैं, तो आपने कोई और पॉइंट क्यों नहीं चुना, गवर्नमेंट के सेक्टर्स पर एसएससी को लेकर, या फिर कोई और आईएएस को लेकर, क्यों केवल बैंकिंग क्यों ही क्यों चुना आपने? सर बैंकिंग मेरी पहली चॉइस इसलिए थी क्योंकि बैंकिंग एक पब्लिक ओरिएंटेड जॉब है, और मैंने काफी और भी जॉब्स को वो किया, एक्सप्लोर किया, बट मुझे ये सबसे ज्यादा फेवरेबल लगी, और मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो भी बैंक ज्वाइन करता है एज एन ऑफिसर। तो ये चीज मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगी, प्लस आप ग्राउंड लेवल पे सीख के एंड आप काफी ऊपर तक भी जा सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बताएं सर, आपको ऐसा कब लगा कि मुझे अब बैंकिंग के लिए ही जाना है, बाकी सब नहीं, छोड़ो अब केवल बैंकिंग, ऐसा क्या था, मतलब कौन सा दिन, कुछ याद है, कुछ ऐसा मेमोरेबल पॉइंट? सर ये तो स्पेसिफिकली मार्च के महीने में। अच्छा, मार्च ईयर? इसी ईयर सर 2025, जब मैंने प्लान किया कि और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है मुझे, तो उसी टाइम पे वही स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ था।
बट मैंने सोचा था कि हाँ काफी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी, यूपीएससी, एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग, बाकी टीजीटी वगैरह भी मैंने देखा, बट अच्छा। मुझे बैंकिंग सेक्टर सबसे बैंकिंग बेस्ट सेक्टर लगा। सबसे अच्छा लगे। अच्छा, तो फिर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है सर? मान लीजिए आपने क्विट किया आपने अपने जॉब को, फिर उस वक्त आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? कैसे पता चला आपको महिंद्रास के बारे में? तो मैं सबसे पहले महिंद्रास की ब्रांच विजिट करी थी, अच्छा, वहां पे मैं काउंसलर मैम से मिला था। एंड कौन सी ब्रांच थी सर वो? सर कपूरथला ब्रांच, कपूरथला, ये कहाँ पे है सर? महानगर सर, महानगर, लखनऊ। लखनऊ में ही। लखनऊ, ठीक। एंड वहां पे मैम से मुझे काफी कुछ बैंक्स के बारे में पता चला, कैसे क्या एग्जाम्स होते हैं, कैसे क्लियर करना है, आगे बैंकिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं महिंद्रास ज्वाइन करके एंड बैंकिंग एग्जाम्स टारगेट करूंगा। चलिए, तो आपने कब ज्वाइन किया था सर महिंद्रास? सर फर्स्ट वीक अप्रैल में, फर्स्ट वीक में। अप्रैल में, मींस आई होप कि दिसंबर की बात चल रही है अभी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो मोटा मोटा ये मान के चलते हैं 8 महीने का, 7 से 8 महीने की जर्नी रही है आपकी। जी सर। सर लेकिन सच बताएं तो 7 से 8 महीने की ये जर्नी बहुत ही काबिले तारीफ, और 7 से 8 महीने में सर ये मान के चलते हैं क्योंकि स्ट्रीम आपका चेंज हुआ है। मेंस का एग्जाम 13 सितंबर को था। 13 सितंबर को, तो मोटा मोटा अगर 6 भी मान के चलते हैं क्योंकि अब तो फाइनल हो ही चुका है। लेकिन सर मुझे ये लगता है कि चलिए मैथ्स आपकी काफी अच्छी रही होगी, अगर मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि एक आप नेवल ऑफिसर रह चुके हैं, और इंग्लिश पर भी आपकी कमांड अच्छी रही होगी मैं मान के चलता हूं क्योंकि काफी सारे कंट्रीज आप बता रहे घूमे होंगे। तो बट एक पॉइंट आता है कि जीए आप देखे होंगे, जीए का पैटर्न, साथ ही साथ रीजनिंग के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एडिशनल पॉइंट्स आ जाते हैं। इस चीज को आपने कैसे टैकल किया? तो मैं सब्जेक्ट वाइज चलना चाहूंगा सर। सबसे पहले जैसे आपने कौन सी बैच पहले ज्वाइन की थी सर महिंद्रास में? आपने कौन सी बैच ज्वाइन की? कई सारे बैचेस चलती है ना महिंद्रास में। जब मैंने फाउंडेशनल बैच, जो सिलेबस एक बार में कवर करने के लिए पूरा, हाँ। मैंने फाउंडेशनल बैच ज्वाइन करी थी कपूरथला ब्रांच में। अच्छा। एंड अराउंड 4.5-5 मंथ्स में सिलेबस उन्होंने कंप्लीट करा, सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया सर? फिर सर उसके बाद मैंने महिंद्रास के एडवांस क्लासेस ज्वाइन करी इमीडिएटली उसी के बाद। अच्छा, एडवांस क्लासेस मतलब आप उसके बाद प्रैक्टिस पर चले गए थे? जी सर। ठीक है, उसके बाद सर? और उसके बाद उसी के साथ साथ फिर मेरे एग्जाम्स होते गए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी। चलिए, तो क्या आपने ये पहला एग्जाम दिया है एसबीआई पीओ? इससे पहले भी कोई एग्जाम? नहीं सर, मैंने पहली बार दिया। जी सर। अच्छा, कोई और एग्जाम जो अभी आपका चल रहा हो, प्री हो या फिर मेंस हो, कुछ ऐसा? सर मैंने अभी एसबीआई पीओ दिया है, आईबीपीएस पीओ मेरा इंटरव्यू हो चुका है। वाह, मैनी कंग्रेचुलेशंस। ये पता चला था हमको जब आपके बारे में आपका नाम आया हमारे पास, तो जब हम पूछताछ कर रहे थे उस वक्त हमें पता चला। शायद आपका कोई और एक एग्जाम लगा हुआ है? सर अभी मेरा ईसीजीसी पीओ का एग्जाम लगा हुआ है, 11th। जरा बताएंगे सर हमारे फ्यूचर बैंकर्स को ये ईसीजीसी क्या होता है सर? सर ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। ये 1950s में इनकॉर्पोरेट हुई थी अपने इंडिया में। एंड ये इनका बेसिक काम होता है कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये लोग इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो एक्सपोर्टर्स लोग को, जिनको स्पेशली जिनको डर होता है कि मैंने माल अपना एक्सपोर्ट कर दिया एंड वहां से पेमेंट नहीं आई तो फिर मैं क्या करूंगा। अच्छा, क्या सर इसी में एग्जिम बैंक भी क्या इसको इसमें आता है क्या? सर एग्जिम बैंक एक अलग एंटिटी है, अलग है। वो यूजुअली इस चीज पे फोकस करते हैं कि किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा। उस बिजनेस के लिए उनको लोन चाहिए और वो बिजनेस एक्सपोर्ट रिलेटेड है। अच्छा। तो एग्जिम बैंक गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है एंड क्रेडिट भी देता है। अच्छा, तो सर अगर मान लीजिए शायद आपने आरबीआई का भी पेपर शायद आपने? जी सर। जी, तो अच्छा, अगर आपको मैं ये कहूं कि सर मान लीजिए आपका आरबीआई, मैं ये हमेशा भगवान से दुआ करूंगा कि आप आरबीआई में रहें, लेकिन अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे ये तो मेरी पर्सनल पॉइंट है कि मैं अगर कहता हूं कि कोई आरबीआई के लिए अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हो जाए, आपका ऐसा क्या मानना है कि एसबीआई आप छोड़ेंगे फिर आरबीआई ज्वाइन करेंगे कि नहीं, एसबीआई पर ही आप स्टेबल रखेंगे अपनी? सर अगर आरबीआई मेरा क्लियर होता है तो मैं डेफिनेटली आरबीआई में जाऊंगा। वो रेगुलेटरी बॉडी है, वहां पे जॉब रोल्स भी ज्यादा बेटर मुझे मिल जाएंगे एंड वहां पे भी ये सेम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। अच्छा, और अगर इसी पॉइंट पर मैं ईसीजीसी को भी ले लूं तो सर? सर ईसीजीसी और आरबीआई में भी मैं आरबीआई को ही चूज करूंगा। आरबीआई को ही चूज करेंगे? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो मैनी कंग्रेचुलेशन इसके लिए भी सर कि आपने आईबीपीएस पीओ भी आपने इंटरव्यू दिया है। होप सो कि वो भी आपका बेहतर गया होगा। तो चलिए सर, हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लेकर कि आपने सब्जेक्ट पर कैसे कमांड बनाई। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं मैं बच्चों को हेजिटेशंस में देखता हूं क्वांट को लेकर। सर सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, आपको क्या लगता है आपकी क्वांट कितनी बेहतर थी, या फिर क्या आपने ऐसा मेहनत किया ताकि आपने ये एग्जाम बीट किया? क्या ऐसा पॉइंट था सर?
सर क्वांट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मेनली मुझे डरा के रखा हुआ था एंड जब मैंने ये डिसीजन लिया था बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करने का, तो मैं काफी टाइम तक मैं हेजिटेट कर रहा था। अच्छा। कि क्वांट है, मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे मालूम नहीं है, कैलकुलेटिव होती है, कॉन्सेप्चुअल भी होती है, तो मैं इससे काफी डरा हुआ था। मैं महिंद्रा ज्वाइन करी, उसके बाद भी 1 महीने तक सिर्फ क्वांट की वजह से मैं डरा हुआ था कि ये एग्जाम कैसे क्लियर होगा। इवन मई के मंथ में मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं बैंकिंग प्रिपरेशन क्विट कर दूंगा बिकॉज मैथ्स मुझसे नहीं हो रही है। फिर एक फैकल्टी है हमारे महानगर ब्रांच में, कपूरथला ब्रांच में, सूर्यवीर सिंह सर, उनकी कुछ बातों से मैं इन्फ्लुएंस हुआ उनकी बातों से, एंड मैंने सोचा है इतनी जल्दी हार मान के कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल मैथ्स टाइम लेगी, एंड उनकी गाइडेंस से मैंने ये अपना फियर मैथ्स का ओवरकम किया। अच्छा। और मेरी मैथ्स उन्हीं की वजह से इम्प्रूव हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फाउंडेशन बैच में सुरवीर सर से आपने पढ़ा है। अच्छा जी। चलिए, बहुत बहुत सर को मैं जरूर बोलूंगा कि आपने वेल डन दिया है सर। तो आगे की बात करें सर, जैसे मैथ्स को लेकर बच्चों को काफी हेजिटेशन होता है कि सर मैंने डीआई को अगर लेकर चर्चा किया जाए सर, खासतौर पर डीआई को, आपने भी देखा होगा कई सारे इश्यूज होते रहते हैं। डीआई में ऐसा क्या है सर, मैं समझ नहीं पाता हूं क्योंकि मैं तो एक इंग्लिश फैकल्टी हूं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि डीआई में ऐसा क्या पॉइंट्स है जो बच्चों को हेजिटेट करता है, और अगर है भी तो उसे आपने कैसे टैकल किया, क्योंकि आपने भी उस चीज को फेस किया होगा। जी सर। तो जरा बताएं सर इसके बारे में। सर डीआई में जो मैंने सीखा महिंद्रास में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो डेटा दिया है, चाहे वो टेबल दी है, चाहे वो पाई चार्ट दिया है, किसी भी फॉर्म में जो डेटा दिया है, हम उसको, या ग्राफिकल भी होते हैं डेटा, अच्छा, उसको कितनी फास्ट एनालाइज कर पाते हैं कि वो किस चीज के बारे में डेटा दिया है। डीआई मेनली उसी के बारे में है। कहीं कहीं पे परसेंटेजेस दिए हैं, कहीं पे रेशियोज दिए हैं, कहीं पे सीधे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, कितनी फास्ट आप वो डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं और कितना फास्ट आप। अच्छा, इसका बेसिक क्या हो सकता है सर? जैसे कि अगर मान लीजिए आपने ये जो भी डीआई की आपने बात की, बार ग्राफ की बात की, या फिर पाई चार्ट की आपने बात की, या टैबुलर डेटा की बात कर लें, इसके लिए अगर मैं कहूं कि आपको बेसिक चैप्टर्स क्या क्या कंप्लीट होने चाहिए सर, तो बेसिक चैप्टर्स आप क्या बताना चाहेंगे सर फ्रेशर्स को हमारे? सर बेसिक चैप्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं। कुछ कुछ डीआई टाइम एंड वर्क पे भी आ जाती हैं, स्पेशली मेंस में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे भी आती हैं। तो ये सब चैप्टर्स भी डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने दिन में आपने सर ये कंप्लीट किया था? ये जो आपने बेसिक चैप्टर्स का नाम किया, जैसे आपने परसेंटेज की बात की, प्रॉफिट लॉस, ये चैप्टर्स आपने कितने दिन में कंप्लीट किया था? सर ये मैंने महिंद्रास की ही पेज पे कंप्लीट किया था। अच्छा। एंड अराउंड 4.5 मंथ्स मीन्स मोटा मोटा अगर हम लेकर चलते हैं तो 5 महीने, अगर हाँ, 5 महीने में आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, एक नाम शायद और आता है इसमें मेंस में, मैंने जहां तक चर्चे में सुना है, कैसलेट डीआई। ये क्या होता है सर? इसको आपने कैसे टैकल किया सर? केसलेट डीआई भी सर एक नॉर्मल डीआई की तरह होती है, बट डेटा हमें पैराग्राफ फॉर्म में दिया होता है, तो उसको समझना होता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, एंड विद प्रैक्टिस हम उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं कि हम कैसे मतलब क्विकेस्ट वे में वो डेटा को अपने सामने एक रफ पेपर पे प्रेजेंट कर ले, एंड उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आंसर कर ले। सर 3 टिप्स आपसे पूछना चाहेंगे हम अपने फ्यूचर बैंकर्स के लिए, कि मान लीजिए आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और मेंस के एग्जाम में आपको कैसलेट डीआई एक बड़ी सी दे दी है, तो आप वो 3 टिप्स सबसे पहले क्या अपनाते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करने से, अरेंज करने से हम तेजी से आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे? वो 3 टिप्स आप हमें अगर देना चाहें, बताएं सर। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं ये देना चाहूंगा कि अगर केसलेट डीआई बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड पेपर में कोई और क्वेश्चन है जिसको हम पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हमें पहले करना चाहिए, हमें उसको स्किप कर देना चाहिए। बट अगर सेकंड पॉइंट, अगर केसलेट डीआई डुएबल लग रही है, तो लाइन बाय लाइन उसको रीड करके वो डेटा हम अपने सामने जितना भी हम उसको वेरिएबल के फॉर्म्स में या जैसे भी लिख सकते हैं, हम उसको अपने सामने प्रेजेंट कर ले, एंड उसके बाद जो भी कैलकुलेशंस करके हम जितना डिड्यूस कर सकते हैं करें, एंड एक एक करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अच्छा सर, चलिए तो सर अगर क्वांट की प्रॉपर बात करें तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे सर मेंस में? पहले तो आप हमें बताएं कितने क्वेश्चंस आते हैं सर एसबीआई पीओ के मेंस में? सर क्वांट में 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे सर? मैंने 13 अटेम्प्ट किए थे सर। 13 आपने अटेम्प्ट किए थे। 13 मींस ये 3 मार्क्स वाले किए? 2 मार्क्स सर। 26 मार्क्स हो गए। 2 हाँ ठीक है, 2 मार्क्स के। तो आपने केवल 2 मार्क्स के आपने कंप्लीट किए थे? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर अब रीजनिंग को लेकर खास तौर पर, तो रीजनिंग में जैसे देखा जाता है कि पजल्स को लेकर काफी सारे इश्यूज होते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं शायद फेस इशू किया होगा आपने। तो अगर आप पजल्स को देखते तो क्या आपका नजरिया रहता था कि किस तरीके से हमें इसको टैकल करना है? जब प्रीलिम्स में मैंने ये ध्यान दिया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसबीआई में पजल्स ही पूछते हैं। अगर 30 मार्क्स का पेपर होता है तो 25 मार्क्स की पजल से 5 मार्क्स का आपका रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है। तो मैंने प्रीलिम्स की पजल्स की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करी थी कि मैं इजीली जितनी भी पजल्स हैं एटलीस्ट वो तो बना ही लूं, तो 25 मार्क्स मेरे सिक्योर हो जाएंगे। प्रीलिम्स मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। मेंस में पजल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती हैं, ऑफ कोर्स एसबीआई पीओ है, बिल्कुल सही, बहुत डिफिकल्ट देते हैं वो। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि मैं एक भी पजल अटेम्प्ट नहीं करूंगा अनटिल अनलेस मुझे और कुछ ना आता हो पेपर में। एंड एक्चुअली मेंस में भी मैंने यही किया कि एक बहुत छोटी सी पजल थी जो मैंने अटेम्प्ट करी, उसमें 3 ही क्वेश्चंस थे उस पजल के, एंड वो इजीली बन गई थी। बाकी मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन, स्पेशली क्रिटिकल रीजनिंग के और जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सर अगर मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जैसे फ्रेशर्स कोई बच्चा आता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि मैं कहां से तैयारी करूं इसको लेकर, रीजनिंग को भी लेकर, या फिर कैसे किस अप्रोच से मैं लेकर चलूं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो लगभग सभी से बन जाते हैं। अगर मैं उसको एक टाइम अलॉट कर दूं कि 1 घंटे में आपको ये करना है तो वो कर ले जाता है, बट कहीं ना कहीं बाउंडेशंस होते हैं कि इतने ही समय में आपको ये सॉल्व करना है। तो आपने ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया सर? सर मैंने 450 सेकेंड्स का एक टाइमर लगाया कि 450 सेकेंड्स में ये मुझे मेरे फैकल्टीज ने बताया था महिंद्रा में कि एक मेंस की पजल आपकी 450 सेकेंड्स में बन जानी चाहिए, एंड जो प्रीलिम्स की पजल है वो विद इन 1.5 मिनट्स मैक्सिमम 2 मिनट्स में बन जानी चाहिए। एंड मेंस की पजल में सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें जब हम पजल रीड करके उसको एक अटेम्प्ट मारते हैं उसमें हमें 2 मिनट लगते हैं, ठीक है, उसको समझने में कि वो पजल में क्या चाहिए, और उसी 2 मिनट में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये पजल हमें अटेम्प्ट करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम एक पजल पे 10 मिनट स्पेंड करेंगे एंड वो नहीं बनती है तो वो 10 मिनट हमारे। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि मैं रीड कर लेता हूं, आपने रीड किया मान लीजिए और आपको लग गया कि बन गया, तब तो वेल फाइन है, बढ़िया। और मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं बनेगा और आपके 2 मिनट चले भी गए, वो जो प्रेशर, अब क्योंकि सर सिंपल सी बात है, एग्जाम हॉल है ही है, आपके आजू और बाजू बैठा हुआ बच्चा कहीं ना कहीं मार रहा है वो क्वेश्चन, वो जो प्रेशर आपके अंदर आता है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया सर? सर वो प्रेशर मेरे अंदर आया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता था कि एंड ऑफ द डे मैं एवरेज अबव एवरेज परफॉर्म कर ले जाऊंगा। उसका रीजन ये था कि मैंने मॉक्स इतने लगाए हुए थे कि मैंने देखा कि मैं 95-96 परसेंटाइल के तो ऊपर रहूंगा ही, चाहे मैं कितने भी क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करूं रीजनिंग में। बड़ा मजेदार बात कही सर आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट को लाकर। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा क्योंकि अभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर मॉक टेस्ट पर भी आते हैं सर। अच्छा, तो सर आपने रीजनिंग को इस तरीके से, क्या लगता है कि रीजनिंग कितने महीने में आपने बेसिक वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था? आपको कब लग गया था कि मेरी ये जो पकड़ है इस पर काफी अच्छी हो चुकी है? सर 4.5 महीने में बेसिक फाउंडेशन कोर्स सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था। हाँ, ठीक है। एंड उसके बाद 2 महीने मैंने प्रैक्टिस करी थी मॉक्स लगा के, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। अच्छा, तो मुझे इतना क्लियर हो गया था कि प्रीलिम्स में मैं अटेम्प्ट कर लूंगा ठीक ठाक, एंड 5 में से 4 पजल तो मिनिमम में बना ही लूंगा। अच्छा, एंड मेंस में मुझे पता था पजल करनी नहीं है और कुछ और नहीं आया तो 20-25 मिनट लगा के एक तो मैं बना ही लूंगा। चलिए, 2 सब्जेक्ट की बात हो ही गई है सर, तो रहा नहीं जा रहा है हमसे भी। आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशंस की आप बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा हम इसमें बीच में लाना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट जैसे आपने मान लीजिए 4.5 महीने तक आपने प्रॉपर अपनी ग्रिपिंग बनाई, ठीक है। अब उस दौरान क्या आपने प्रैक्टिस सेट उसी दौरान लगाना शुरू किया था कि पहले फाउंडेशन आपने कंप्लीट कर लिया तब जाके आपने प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट ऐसा कुछ किया था? नहीं सर, मैंने साथ में मॉक टेस्ट इसलिए लगाए क्योंकि पहले तो मैं नहीं लगा रहा था। अच्छा, बट मैंने महिंद्रास ज्वाइन किया, 4-5 डेज हो गए थे। हाँ, तो महिंद्रास में ही एक फैकल्टी ने ऑब्जर्व किया कि ये तो ऐसे ही चला जाता है, हाँ, आता है क्लास करके निकल लेता है, तो उन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के लैब में भेज दिया कि एक प्रीलिम्स के एसटी है वो लगा के आओ। तो मैं लगाने गया तो बहुत कम मार्क्स आए थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि कम मार्क्स आए इसीलिए मैं नहीं लगा रहा था। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप डेली लगाओगे तभी तो फिर मार्क्स आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगी परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं कहा भी जाता है इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर्स वहां पर पकड़ते भी हैं बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, इस पॉइंट को लेकर आपको क्या लगता है कि कितना हेल्पफुल रहा है सर ये? अगर आपने प्री को क्वालिफाई किया, जब भी आपका पेपर रहा होगा प्री, तो प्री में कितना हेल्पफुल रहा होगा आपका ये?
मॉक सर, टेस्ट? ये प्रीलिम्स में मेन मेरा परफॉर्मेंस मेरी मॉक टेस्ट की वजह से हुई थी, क्योंकि फैकल्टीज बहुत ज्यादा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे। Of course. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपने बता दिया कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, बट उस चीज में हमको अपनी स्पीड बनाना विद एक्यूरेसी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी पे ही काम होता है, तो मॉक टेस्ट उसके लिए बहुत जरूरी। अब प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स आए थे सर? सर एसबीआई पीओ में 87.6 ऐसे कुछ थे मेरे मार्क्स। और सर ये तो काफी काबिल तारीफ नंबर है सर। कितने कट ऑफ गए थे सर? कट ऑफ सर मेरे समझ से 66 और 67 पॉइंट समथिंग, आई हाँ, होप सो, ऐसे ही हाँ, गया ऐसे। था। काफी अच्छे मार्क्स थे सर। इसका मतलब मेंस भी आपने काफी अच्छा फोड़ा होगा, लेकिन उसको बचा के रखेंगे सर अभी। अभी उसको रिवील नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है सर, तो आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स के टोटल मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए होंगे? टोटल मॉक टेस्ट मींस टिल सिलेक्शन तक, केवल प्रीलिम्स। सर अगर एसबीआई पीओ के लिए बात करें, ओवरऑल बताइए सर, ओवरऑल। ओवरऑल तो सर मैंने 900 के ऊपर मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। मतलब केवल प्रीलिम्स के, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस रूरल का हो, या फिर आपका आईबीपीएस ओनली हो, एसबीआई, सब मिला के सर 900 प्लस, वो भी सर 7 से 8 महीनों में। बहुत बढ़िया सर। अक्सर आप लोग देखते होंगे, आपके भी फ्रेंड सर्कल्स रहे होंगे, उनको टीचर समझाते समझाते थक जाते हैं कि बेटा आप प्लीज एटलीस्ट मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन वो समझते नहीं है। जी सर। ये आपके पॉइंट से शायद अब समझ जाए कि मॉक टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल की हम बात कर ही रहे हैं, तो सर इस पर भी थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। क्या जो फ्रेंड सर्कल का एनवायरमेंट था, जैसे आपका भी कुछ ना कुछ फ्रेंड सर्कल 2-4 बने होंगे महिंद्रास में, तो वो एनवायरमेंट आपके ऊपर कितना इंपैक्ट करता है? आपको क्या लगता है सर? ये वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस हैं जो महिंद्रा से किसी स्टूडेंट को मिलती हैं, कि एक पढ़ने का प्रॉपर एटमॉस्फेयर स्टूडेंट को मिलता है। जो भी कैंडिडेट है वो मतलब अपने पीयर स्टडी सबसे हेल्पफुल रहती है मेरे हिसाब से, कि फैकल्टी ने एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, बट फिर पीयर्स भी आपस में डिस्कस करके स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, या फिर किसी चीज का कोई और बेटर मेथड किसी को पता है, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। अच्छा, कितने फ्रेंड सर्कल थे सर आपके? कितने लोग थे आपके फ्रेंड सर्कल? सर फ्रेंड सर्कल में तो 2 ही लोग थे। आप 2 ही लोग? बट वैसे बैच में काफी लोग थे। बैच में काफी लोग मींस वो मींस क्लोज वाले में? क्लोज में तो 2 ही थे। क्लोज में 2 ही थे। तो अगर सर की बात करें तो सर अभी क्या कर रहे हैं सर? उनका भी प्रीलिम्स मेंस हुआ? हाँ, एक का हो गया है, अभी मेंस बाकी है। अच्छा, कौन सा एग्जाम था? आरआरबी का। आरआरबी का मेंस भी हो गया आई थिंक सो। अच्छा, हाँ। एंड जो दूसरे हैं वो भी अभी मेहनत ही कर रहे हैं। चलिए, बेस्ट विशेस हैं उनको हमारी तरफ से, वो भी जल्दी से करें। अब आते हैं सर थोड़ा सा हम इंग्लिश को लेकर और जीई को लेकर। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अब छेड़ा है आपने, क्योंकि प्रीलिम्स में जहां तक की बात करें कि बैंकिंग सेक्टर्स में जितने भी हैं आपके, चाहे वो क्लर्क हो या फिर आपका पीओ, उसमें 3 ही सब्जेक्ट मेजरली आपसे पूछे जाते हैं। वो आपका क्वांट हो गया और रीजनिंग हो गया और इंग्लिश। तो दोनों की बात कर चुके हैं। अगर इंग्लिश की बात करें सर, तो इंग्लिश को आपने किस तरीके से टैकल किया? क्योंकि बीइंग अ फैकल्टी हम देखते हैं बच्चों को, उनको कहना होता है कि सर ठीक है, रूल पहले पढ़ लें हम। उनको लगता है कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट कर दें, उनको मजा आता है। और रूल्स कंप्लीट जब हो जाता है, उसके बाद जब वो एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, बड़ा डिफिकल्टीज फेस करना शुरू करते हैं। और दूसरा दिक्कत तब आता है जब पैसेज की आप बात करें, मींस नॉन ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको। आपने सबसे पहले एरर को लेकर हमें बताएं कि एरर को आपने कैसे टैकल किया? एरर डिटेक्शन मेरा एक्यूरेसी काफी कम थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं अपने कॉमन सेंस से सोचता था कि ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। फिर थोड़ी तो इंग्लिश मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के इम्प्रूव करी। चलिए, एंड बाकी एरर डिटेक्शन के लिए मैंने एक टॉप 40 रूल्स आपके जो वीडियो पड़ी हुई है, अच्छा, उसको भी मैंने देखा, उसको समझा कि अच्छा ये भी एक अच्छा हैक है पता करने का, कि सेंटेंस को देखते ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एरर है। अच्छा, टॉप 40 रूल्स कहीं ना कहीं आपको रूल किया। अच्छा सर, अगर मैं ये बात करता हूं कि जो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, खासतौर पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आज भी मैं देखता हूं बच्चों को काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर आपके क्या टिप्स हैं? कि अगर मान लीजिए लेंदी पैरा आ गया आपके पास, टाइम आपके पास है नहीं प्रीलिम्स में, क्योंकि वो तो भाई जाहिर सी बात चाहता ही है कि आपको फंसाना है, तो आप प्रीलिम्स में लेंदी पैसेजेस को कैसे सॉल्व करते थे सर? सर जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं कि एंटोनिम या सिनोनिम पूछ लिया, ठीक है, तो वो तो तुरंत ही हम लोग ऑफ कोर्स आता है, नहीं तो स्किप मारो, स्किप मारना है।
और बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा फेवरेट पार्ट था एग्जाम का, क्योंकि उसमें आंसर आपको उसी पैसेज में दिया हुआ है हाँ, एंड आपको बस सही ऑप्शन चूज करना है। हाँ, हाँ, तो रीडिंग की मैंने अपनी एबिलिटी न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के काफी इंक्रीज कर ली थी। पैसेज में फटाफट स्किम कर लेता था अच्छा। एंड क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आंसर ढूंढ ढूंढ के आंसर मार्क कर देता था। जरा सर हमारे ऑडियंस को ये बताया, फ्यूचर बैंकर्स को, कि ये स्किमिंग मेथड, क्योंकि अभी आपने एक शब्द यूज किया स्किमिंग मेथड, जरा ये क्या है स्किमिंग मेथड, आप बताएं हमारे फ्यूचर बैंकर्स को। स्किम है सर कि पूरे पैसेज को ओवरव्यू लेके ये समझना कि वो पैसेज किस चीज के बारे में है, उसमें क्या क्या बताया गया है उस चीज के बारे में, एंड ओवरऑल टोन क्या है पैसेज की। अच्छा। बस इतना है स्किमिंग में। अच्छा, मींस आप एक बार ओवरव्यू कर लें, बर्डाई कर लें, और ऊपर ऊपर की बातें आपको दिमाग में हो जानी चाहिए, दैट्स इट। Yes. अच्छा, अगर यही बात मैं मेंस में कर दूं सर, तब सर मेंस में स्किमिंग मोस्टली नहीं काम करती नहीं है, काम करती है। हाँ। क्योंकि आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, काफी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज उसमें दिए होते हैं, एंड उसके बाद आप जब क्वेश्चंस पे जाएंगे तब आपको फिर से वापस आंसर सीख करके समझ के ही आंसर मार्क करना पड़ेगा। तो मेंस की कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट है। अच्छा सर, एक पॉइंट और यहां पर इशू करता है, जैसे मैं देखता हूं क्लोज टेस्ट, इसको आपने क्या रणनीति अपनाई थी, क्या अप्रोच आपका था? सर क्लोज टेस्ट में अगर आंसर नहीं मालूम है तो मार्क गेस वर्क उसमें नहीं चलेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो उसी तरीके से पेपर सेट किया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग मैक्सिमम मिल जाए कैंडिडेट्स को। तो अगर सारे वर्ड्स का मतलब पता है एंड आप सही ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं तो ठीक, वरना स्किप। अब आपने यहां पर मीनिंग की बात की है सर, आपको क्या लगता है सर कि वोकैबुलरी का जो पॉइंट है, जैसे अक्सर बच्चे पूछते भी रहते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं इस चीज को नोटिस किया होगा, यार ये वर्ड तो नहीं आ रहा है, क्या कुछ ऐसा टिप्स, कुछ ऐसा ट्रिक्स जिससे आप कोरिलेट करके उसे कुछ पॉइंट से आंसर निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? द वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट न्यूज़पेपर्स। डेली न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ रहा है तो उसकी वोकैबुलरी अपने आप ही इंक्रीज अच्छी होगी, बढ़िया हो जाएगी। कितने दिन लगते हैं आपको, मतलब अगर मैं कहूँ आज से कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है न्यूज़पेपर, कितने दिन उसको पढ़ना चाहिए तब भी? सर जिस दिन तक एग्जाम है उस दिन तक पढ़ना चाहिए। सिलेक्शन। हाँ, मैंने मिड अप्रैल में स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर पढ़ना, एंड मैं आज तक डेली सुबह सबसे पहले न्यूज़पेपर पूरा पढ़ता हूँ। मींस आज भी? जी सर। कौन सा न्यूज़पेपर है सर? सर इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी, मतलब हाँ। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब अगर आप द हिंदू लेना चाहें द हिंदू, या टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, दोनों ही बढ़िया। अच्छा, कुछ तरीका सर, क्योंकि सर न्यूज़पेपर तो बहुत बड़े होते हैं, आपको लगभग 4 घंटे लग जाएंगे उसको फिनिश करने में, तो आप ऐसा क्या पॉइंट नोट करते थे कि नहीं नहीं ये न्यूज हमको पढ़ना, ये हमारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ? सर फ्रंट पेज पे हेडलाइंस दी होती है मेन, ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स में सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पे गॉसिप्स दी होती हैं, वो सब पढ़ के कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद जो कंट्री नेशनल न्यूज है वो दी होती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एडिटोरियल का पेज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे वोकैबुलरी तो इंक्रीज होती है, प्लस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी काफी हेल्प मिलती है, बिकॉज काफी लोगों के जो एमिनेंट लोग हैं, जो अच्छी पर्सनालिटीज हैं, उनके व्यूज हमें मिलते हैं। तो वो हमें एडिटोरियल का पेज, ओपिनियन का पेज, और एक मनी वाइज करके कभी कभी द हिंदू में आता है, वो पेज भी बहुत अच्छा है, वो पेज अच्छा है। उसके बाद वर्ल्ड लेवल की न्यूज, बिजनेस का अलग पेज होता है, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, ये भी बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड लास्ट में स्पोर्ट्स होता है, जो कि मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं सर जहां तक मैंने देखा है कि स्टैटिक जीए की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन शायद में भी यहां से पूछे जाते होंगे कुछ। स्टैटिक जीए में स्टैटिक मोस्टली बैंकिंग का ही पूछा जाता है, बैंकिंग का ही, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। नहीं, आप स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स को लेकर आपको क्या कहना है, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर मैंने उस फॉर्म में कवर किए थे कि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए थे उसमें जो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आ जाती थी उसको मैं मेमोराइज करता था। हाँ। कि इस लेवल तक मेमोराइज करता था बस कि ऑप्शन देख के मैं समझ जाऊं कि हाँ ये आंसर होगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। स्विमिंग में है तो वो न्यूज मुझे पता ही चल जाती है, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया। तो आपका स्विमिंग हॉबी है सर? जी सर। चलिए इस पे लास्ट पे हम आएंगे सर, स्विमिंग को लेकर जरा सा हमें और बताएं इस चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फ्रेशर्स बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, वीक है थोड़ा सा, अब उनको प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से नहीं आ रहा है, तो हेजिटेशन अंदर से होती है कि यार मुझे नहीं आ रहा। जैसे आपने कहा कि हमने क्विट करने की सोच ली थी, अब उनको हेजिटेशन होना शुरू हुआ कि यार अब हो नहीं पा रहा है, मैं छोड़ देता हूं। ऐसा क्या आप पॉइंट उन्हें बताना चाहेंगे कि ताकि वो क्विट ना करें, वो लगे रहें उस पॉइंट पर?
आपको क्या लगता है कि ऐसे किस पॉइंट को आपको देना चाहिए उन्हें? सर न्यूज़पेपर रीडिंग में कोई भी होगा उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, मुझे 2 घंटे अराउंड लग जाते थे एक न्यूज़पेपर कंप्लीट करने में। 2 घंटे? हाँ, आज मैं उस स्टेज पे हूँ कि 20 मिनट्स में मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। ठीक है। वो जब आपको कोई चीज पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो सबसे अच्छा तरीका उसका ये है कि या तो साथ में आप डिक्शनरी लेके बैठ जाएं या फिर वही आर्टिकल उठा के कॉपी पेस्ट करके जनरेटिव एआई से फीडबैक ले लें कि उसमें क्या दिया हुआ है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर्टिकल में इस चीज के बारे में चर्चा की गई है, तो आप वापस जाके जब वो आर्टिकल पढ़ेंगे, ओरिजिनल आर्टिकल, वो इजी लगेगा। अच्छा, जैसे आपने एडिटोरियल की बात की सर, खासतौर पर हम लोग भी एडिटोरियल पढ़ाते रहते हैं, तो एडिटोरियल का कौन सा क्लिप आप पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद करते थे? जैसे एडिटोरियल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो 2 रोज में हो जाते हैं इधर और एक 2 कॉलन इधर पे हो जाता है, तो कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता था आप? क्योंकि ये बेहतर है, इसको मान लीजिए जैसे आपके पास टाइम कम है, आज कहीं आपको बाहर जाना है और आप फॉर्म्ड हो इस चीज के लिए, डिटरमाइंड हो कि नहीं यार हमको पढ़ के ही जाना है, लेकिन टाइम कम है, आपको जाना भी है। सर जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 छोटे आर्टिकल्स, हाँ वो ज्यादा बेटर है। उसको पढ़ के मतलब डेली की प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर क्यूरोसिटी है तो हमें पूरा पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक पेज और आता है सर, देखता हूं मैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज होता है। जी सर। जस्ट आई थिंक हाँ, एडिटोरियल के जस्ट पीछे ही आपका आता है, पहले ही उस पे एक थीम लगा होता है, एक टाइटल लगा होता है, नो योर इंग्लिश। जी, कभी आपने उसको गौर किया सर? हाँ, वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे उसको जरूर पढ़ता हूँ। हाँ, क्योंकि वो क्या है सर, जरा पहले ये बताएं हमें, फ्यूचर बैंकर्स को, हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि है क्या वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर जो नो योर इंग्लिश का टाइटल दिया गया है? सर वो वोकल इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए, स्पीकिंग के लिए वो बहुत अच्छा आर्टिकल है कि जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं उनको मतलब नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए वो इम्प्रूव करने के लिए वोकैबुलरी अपनी, वो अच्छा आर्टिकल है। अच्छा, कोई ना कोई अच्छे वर्ड्स उसमें जरूर दिए होते हैं। क्या ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से, जैसे इंटेनिम सिनोनिम बेस के क्वेश्चंस आपसे यहाँ डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्या सर? ये सर मैंने कभी नोटिस नहीं किया है कि पूछे गए हूँ। अच्छा, चलिए, लेकिन मैंने उस पे जज किया है कि उसमें देखता हूं कि जैसे आप लोग को मैंने रूट वर्ड भी दिए होंगे, कई सारे रूट वर्ड्स भी मैंने चर्चा की होंगी, उसमें देखता हूं कि जब कोई नए वर्ड्स रहते हैं तो उसमें लिखा रहता है रूट वर्ड ये है, ये फ्रॉम ग्रीक और फ्रॉम लैटिन, ठीक है, तो उससे कोरिलेशंस आपको बनाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रूट वर्ड का कितना रोल प्ले होता है इसके वोकैबुलरी को हिट करने में? सही, ये बहुत अच्छा है। जो रूट वर्ड्स जो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताए थे, जो लैटिन के वर्ड्स थे जिनसे हम एक वर्ड का सेंस समझ सकते हैं, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, हाँ, बिल्कुल, या फिर उसका क्या मतलब हो सकता है, तो 5 में से 4 ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलिमिनेट हो जाते हैं। एक ऑप्शन बचता है जो आंसर हो सकता है, तो हम अगर वो मार्क कर देंगे तो हमारा मार्क सिक्योर हो जाते हैं, 1 मार्क्स। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं सर जीए को लेकर बात करें सर, सबसे प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बच्चों का यही होता है, और मैं देखता हूं कि जैसे आपने फाउंडेशन बैच की बात की, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि यार 60-70 बच्चा अगर मैं मान लेता हूं क्लास में बैठा हुआ है, सब भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंडिडेट वैल्यू नहीं रियलाइज करते हैं कि ये फ्री के मार्क्स हैं। कि अगर एसबीआई पीओ में जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से अगर 30 का भी आपने आंसर कर दिया तो वो मार्क्स आपके सिक्योर हो गए, और वो मार्क्स उसमें एक्यूरेसी आपको पता है 100% ही होगी, क्योंकि या तो आपको आंसर मालूम है या नहीं मालूम है। अच्छा, ये पॉइंट सर मैं हमेशा बच्चों को भी बताता है, तो जो आपने अभी बताया कि यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और कहीं ना कहीं भाई प्री निकालिए, उससे कोई मतलब नहीं है, मेंस में आपको बैठना है तो करना ही पड़ेगा आपको। जी सर। आपने क्या रणनीति अपनाई, क्या पॉइंट आपने अपनाया? क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं इसको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, रिमार्केबल आपको रखना ही पड़ेगा, और कोई इसका कोई जरिया ही नहीं बन सकता है कुछ टिप्स को छोड़कर। आपने क्या ऐसे पॉइंट्स लेकर चले, आपने क्या पॉइंट नोटिस किए, किस तरीके से आपने नोट को नोटिसेबल पॉइंट पे रखा ताकि आसानी से आप चीजों को रिमार्क कर सकें एग्जाम ओरिएंटेड पे? सर जीए की जर्नी मेरी तब स्टार्ट हुई थी जब मैंने जस्ट महिंद्रास ज्वाइन किया था, एंड सेम थोड़े दिन बाद एक फैकल्टी ने मेंस की एसटी देने भेज दिया था। तभी मैंने नोटिस किया कि अच्छा ये जीए सेक्शन ऐसे आता है, इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, 60 में से अगर मैं 30 भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो ये भी कितनी अच्छी लीड मैंने ले ली। कट ऑफ अराउंड 80 मार्क्स 75 मार्क्स ऑफ कोर्स जाता है, उसमें 30 मार्क्स तो ऐसे ही हमें फ्री में मिल जाएंगे। तो तब मैंने फिर जीए पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने क्लास में ध्यान दिया। तो हमारे सचिन सर थे फैकल्टी, अच्छा, एंड उनका एक बहुत बड़ा रोल है मेरे इसमें मेंस के एग्जाम क्लियर होने में।
बिकॉज 60 में से मैंने 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जीए में। 60 में से 47 आपने अटेम्प्ट किए थे। क्या लगता था कितना हुआ है आपका करेक्ट? सभी था सर, 47 मुझे आते थे तो मैंने किए। मैंने मतलब जितना आपको आता था उतना आपने दे दिया था? जी सर, मैंने गेस वर्क उसमें नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था नेगेटिव मार्किंग। सचिन सर वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फैकल्टी फ्रॉम महिंद्रास कपूरथला, क्योंकि मैं उन्हें एज अ पिता समान मानता हूँ। जब भी मैं उनसे मुलाकात करता हूँ, अक्सर आता जाता रहता हूँ। तो अगर बात करें कि जीए के नोट्स को लेकर सर, नोट्स आपने कैसे बनाए थे? सर मैंने जीए में कभी कोई नोट्स नहीं बनाए। अच्छा। क्योंकि उसका सिंपल रीजन ये था कि अगर मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ तो वो न्यूज मुझे कहीं ना कहीं मैं कोरिलेट कर पा रहा था कि अच्छा ये न्यूज आई है तो ये क्यों आई है, कैसे आई होगी। और फिर जब मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज अटेम्प्ट करता हूँ तो वो रिवीजन कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली रिवीजन हो रहा है, तो मुझे कभी नोट्स बनाने का कोई रीजन नहीं समझ में आया। तो अगर सर ये तो मान लीजिए मैं करंट अफेयर से रिलेटेड अगर मैं कर लूं, अगर मैं बात करूं बैंकिंग अवेयरनेस, तो बैंकिंग अवेयरनेस भी मैंने महिंद्राज में ही कवर करी थी 4.5 मंथ्स में, 5 महीने में सिलेबस कवर हो गया था। एंड मैंने कभी कहीं भी उससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन नहीं देखा, जितना पढ़ाया गया उतना काफी तो है। इसके नोट्स आपने कैसे किए थे सर? सर इसके भी मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने जैसे जैसे क्लासेस करी मैंने मेन चीजें मेमोराइज करने का ट्राई किया, बाकी नोट्स बनाना मुझे उतना एफिशिएंट नहीं लगा उसमें। अच्छा, तो फिर आपने कैसे मेमोराइज किया सर? क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भाई जब तक मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, जब तक उसको लिख लिख के मैं याद नहीं करूंगा, मुझे नहीं होता है। तो आप क्या ऐसी रणनीति अपनाते थे? क्या पॉइंट आपके अंदर ऐसे चलता था कि यार मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो मेरे लिए आसान बन जाएगा? कुछ टिप्स आप बताएं हमको, 2 से 3। सर जब भी कोई क्लास चल रही है, जो आपको फैकल्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मेन फोकस लिखने में होगा तो फैकल्टी की बात कम समझ में आती है, मुझे ऐसा फील होता था। अच्छा। तो इसलिए मैं फोकस करके ये समझने की कोशिश करता था कि कैसे क्या पढ़ाया जा रहा है। बाकी बस यही मेरी टिप है कि मैक्सिमम अटेंशन से अगर हम किसी चीज को सुनते हैं या समझते हैं तो वो चीज रिटेन होती है माइंड में। अच्छा, मान लीजिए आज का आपने क्लास लिया जीए का सर, आज आपने जीए की क्लास ली, तो क्या आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते थे क्या उसको? क्योंकि मेमोराइजेशन का पॉइंट तो कुछ तो जरिया रहा होगा सर आपका। जी सर, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मैं सेम टाइम पे अटेम्प्ट करने का ट्राई चैप्टर वाइज? जी सर। सेक्शनल टेस्ट पे जी जाते थे, उसी सेम डे पर आप रिवाइज करते थे ताकि जो आपका है वो कवर अप हो जाए। चलिए, ये कहीं ना कहीं आपका पॉइंट प्ले किया है। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं, क्योंकि लगभग हमने सभी सब्जेक्ट्स की बात कर ली है सर, आपको क्या लगता है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर पर गए होंगे, क्योंकि मेंस आपने दिया, दैट मींस डिस्क्रिप्टिव आपने लिखा है, डिस्क्रिप्टिव पर इंग्लिश को आपने कैसे इनहेंस किया? सेंटेंस को बनाना, सेंटेंस के पंक्चुएशंस पर काफी केयर करना। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास क्वेरीज लेकर ये भी आते रहते हैं कि सर क्या पर कमांड होगा तभी मैं डिस्क्रिप्टिव अच्छा कर पाऊंगा, या फिर नॉर्मल वर्ड्स को भी लिखकर हम वो अच्छे से डिस्क्रिप्टिव को ओरिएंट कर सकते हैं? आपका क्या राय है सर? सर मैंने प्रैक्टिस करी थी डिस्क्रिप्टिव की काफी, और टाइपिंग में या सेंटेंस फॉर्मेशन में मुझे डिफिकल्टी इसलिए नहीं महसूस हुई क्योंकि मैं काफी टाइम से टाइप कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स लिख रहा हूँ, सिचुएशनल एनालिसिस लिख रहा हूँ, ईमेल्स कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी जॉब का पार्ट था। टाइपिंग का पार्ट आप अगर हटा देते हैं तो आपने सेंटेंस को किस तरीके से समझा होगा? सर मुझे ऐसा फील होता है कि हमें ग्रामेटिकली करेक्ट चीजें अगर हम लिख रहे हैं और किसी भी चीज को हम लोग कोहेरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से लिंक्ड है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से लिखा हुआ है, बॉडी के भी पैराग्राफ्स आपस में ऐसे में लिंक्ड हैं, तो हमें ठीक ठाक मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए सर, यहीं से हम शुरू करते हैं फिर आपके लिए। अच्छा, आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया यहाँ से सर, आपने कहा कि एडवांस बैच भी आपने लिया है। एडवांस बैच में महिंद्रास में क्या कराया जाता है सर? तो एडवांस बैच में मेंस को स्पेसिफिकली मेंस की प्रैक्टिस होती है, एंड मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उनको हमें कैसे इजी तरीके से टैकल करना है वो सिखाया जाता है। अच्छा, तो वहीं पर आपने डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी सीखा होगा, वहीं से आपने जीए को भी कहीं ना कहीं आपने रोल प्ले किया होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट पर अगर हम चलते हैं सर, तो डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट पर आपने क्या क्या चीजें वहां से समझ में आया कि इस चीजों को अभी, क्योंकि आपने कहा कि आपका पहले से एक बैकग्राउंड था, आपको क्या लगा कि यार अभी ये चीजें हमें नहीं सीखना है, अभी ये चीजें, इस पॉइंट पर आपने क्या सीखा था? सर डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, ठीक है, प्रेसी को कैसे फास्ट तरीके से और एक्यूरेटली कैसे अटेम्प्ट करना है ये सीखा, एंड सिचुएशनल एनालिसिस या ऐसे राइटिंग है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, कितने क्वेश्चन आते हैं सर डिस्क्रिप्टिव पे? सर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 3 क्वेश्चन ये ऑप्शनल होते हैं ना?
तीन अटेम्प्ट करने होते हैं, तीनों में हमें 2 चॉइस दी हाँ होती वही है। ऑप्शनल। हाँ, जैसे लेटर राइटिंग आता है हाँ। पहला क्वेश्चन, 2 में से 1 पे लिखना होता है। ठीक है। सेकंड होता है सिचुएशनल अवेयरनेस, 2 में से 1, 2 Situation। सिचुएशन में से 1 पे लिखना है। थर्ड पार्ट होता है प्रेसी राइटिंग, 2 होती है, उसमें 1 अटेम्प्ट करना होता है। तो कितने वर्ड्स के रहे होंगे सर, अगर आप लेटर राइटिंग की बात करते हैं कितने सर 150 to 200। 150 to 200। और वहीं पर आप अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं सेम रहता है, और अगर आप प्रेसी की बात करते हैं तो आई थिंक शायद कितना 1/4 80। 1/4 मींस जितना भी रहेगा उसका हाँ। 1/4 ही मान के चलते हैं। कितना टाइम देते हैं सर इसको? सर 30 मिनट्स मिलता 30 है। मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस डिस्क्रिप्टिव को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपने कर लिया सर, उसके बाद फिर आप किस फेज से गुजरते हैं सर? सर मीन्स के बाद साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक, ये साइकोमेट्रिक क्या होता है सर? सर साइकोमेट्रिक टेस्ट में हमारी पर्सनालिटी एनालाइज करने के लिए वो कि कैंडिडेट के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है, ओपन कितना है, सोशल कितना है, या मेंटल मैच्योरिटी कितनी है, इमोशनली कितना मैच्योर है, और उसकी थिंकिंग कैसी है। क्या ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाते जी हैं? सर। ऑब्जेक्टिव बेस्ड। हाँ इसकी तैयारी आपने कहाँ से की थी सर? सर, इसकी तैयारी भी मैंने महिंद्राज में ही करी। महिंद्राज में ही की थी, जी। मतलब सारा कुछ आपने यहीं से किया था। ठीक है, उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक हो गया, उसके बाद सर? सर उसके बाद लोकल हेड ऑफिस बुलाया गया था दिल्ली वाले। अच्छा, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होता है, एंड उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होता ग्रुप डिस्कशन में ही तो शायद आपका ग्रुप एक्सरसाइज भी रहा होगा। है। जी सर। ये जीडी और जी की अगर हम बात करते हैं सर, तो जीडी और जी कहाँ से किया आपने सर? सर ये भी प्रिपरेशन मैंने महिंद्रा से करी थी, सारी इंटरव्यू भी? जी सर। मतलब सारा A to Z आपने अप्रैल में एडमिशन लिया, और फाइनल जितना भी आपने फेज यहाँ पर दिया है सिलेक्शन में, वो सारा फेज आपने महिंद्राज में कवर अप किया है। जी सर। अच्छा, चलिए अगर मैं बात करता हूँ ये जीडी और जी, क्योंकि कई सारे बच्चों को अभी फ्रेशर्स को हमारे नहीं पता होगा कि जीडी और जी क्या होता है सर, डिफरेंस अगर थोड़ा आप बता पाए तो। सर जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है एंड उस 10 लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है। 10 लोगों को ग्रुप में आप लोग को उस टॉपिक पे डिस्कशन करके एक कंक्लूजन पे आना होता है। जैसे 2 कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज दे देंगे, फॉर एग्जांपल जो हमें दिया था कि ट्रेडिशनल थिंकिंग वर्सेस मॉडर्न थिंकिंग, एंड इज इट अ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस पे 10 लोगों ने अपने ओपिनियंस करने हैं। हाँ, सबने अपने ओपिनियंस दिए एंड एक कंक्लूजन पे अराइव करना होता है। उसके लिए हमें टाइम देते हैं 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, ठीक है। और अगर यही बात सर हम ग्रुप एक्सरसाइज की बात करें तो ये क्या होता है सर? ग्रुप एक्सरसाइज में एक टास्क दी जाती है, जैसे हमारे ग्रुप को एक टास्क दी थी, एक सिचुएशन दी थी, एंड मतलब वो जो ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप रहेगा सेम वही ग्रुप? सेम वही ग्रुप, सेम ग्रुप, ठीक है। 10 मार्क्स की दोनों एक्सरसाइज रहती है, डिस्कशन भी और ग्रुप एक्सरसाइज भी। तो सबको एक एक्टिविटी कोई दी थी कि वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होनी है, एंड उसके लिए ये 10 स्टेप्स हैं, एंड इनको सीरियल ऑर्डर में अरेंज कीजिए डिस्कस करके कि पहले कौन सा करना है, सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, थर्ड पे कौन सा होगा। तो ये टास्क हमें दी गई थी। तो उसके लिए 15 मिनट्स का टाइम था, हम लोग ने डिस्कस करके एक सीरियल ऑर्डर पे अराइव किया था। इसके बाद फिर आपको फाइनल ये रिपोर्ट्स चला जाता होगा आपका पैनल में जाता होगा, उसके बाद फिर आपका कॉल आता होगा फाइनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चला अब आते हैं सर इंटरव्यू फाइनल पर आते हैं। तो जब आप इंटरव्यू पर जाते हैं सर, तो इंटरव्यू पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपका जो पर्सनल आउटलुक होता है, ये आउटलुक पर आप क्या चीजें फोकस करते हैं, क्या क्या चीजें आपको होना चाहिए बीइंग अ बॉय अगर हम बात करते हैं? सर बीइंग अ बॉय मैं डिसेंट सी शर्ट, टाई, ब्लेजर और पैंट पहन के गया था, और शूज, ब्लैक शूज। ठीक है। एंड क्या जैसे कई सारे बच्चे कहते हैं सर कैन आई फोल्ड द स्लीव्स, इज इट बेटर और नॉट? नहीं सर, क्योंकि ब्लेजर के अंदर आपको स्लीव्स थोड़ी सी दिखती हैं, तो अगर दिख रही है थोड़ी सी स्लीव तो वो बेटर है। एक नॉर्मल सी रिस्ट वॉच पहन के डिसेंट सी, एंड डिसेंट अपीयरेंस के साथ ही जाना चाहिए। हेयर कट लेंगे तो बेटर है, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। एंड मैं बियर्ड और मुस्टैच रख के गया था, तो उसका कोई इशू नहीं है। मींस बियर्ड रख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, चले बहुत बढ़िया। अच्छा, जब जाते हैं मतलब जैसे आपने डोर को ओपन किया, डोर को ओपन करते ही आप किस तरीके से अपने अपीयरेंस को शो करना शुरू करते हैं? मींस कहते हैं ना कि फर्स्ट अपीयरेंस इज द बेस्ट अपीयरेंस, तो आप वो लुक आप कैसा प्रेजेंट करना शुरू करते हैं, किस तरीके से आपकी एंट्री होती है? सर जब मैं रूम में एंटर किया था, तो रूम में एक वॉल की तरफ मेरे लिए सीट रखी हुई थी, ठीक है, एंड बाकी जो 3 वॉल्स थी वहां पे पैनल मेंबर्स बैठे थे। एक पैनल मेंबर लेफ्ट वाली वॉल पे, एक सामने वाली वॉल पे, एंड 2 राइट वाली वॉल पे थे। एंड जो सामने वाली वॉल पे थे वही पैनल के हेड थे, चेयरमैन, सीजीएम रैंक पे थे वो।
तो जैसे ही मैं एंटर किया, मैंने लेफ्ट टू राइट सबको विश किया था गुड इवनिंग, चारों तरफ आप आई कांटेक्ट, ठीक सबको आई कांटेक्ट करके मैंने गुड इवनिंग विश किया। फिर उन्होंने कहा वेलकम, और मुझे बैठने के लिए बोला, तो मैंने वहाँ पे सीट में बैठ गया। एंड फिर उन्होंने चाय कॉफी वगैरह ऑफर किया। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं लंच अच्छा, अगर मान लीजिए, बहुत दिलचस्प बात आपने बोली है सर, कि कई सारे बच्चे होते हैं, कहते भी हैं मस्ती मस्ती के लिए कि सर मान लीजिए उन्होंने हमें ऑफर दिया, शुड आई एक्सेप्ट इट और नॉट? सब बेटर है कि इसको एक्सेप्ट ना करें, बिकॉज अब हमें लंच भी सर्व किया गया था ऑफिस में, अच्छा, एंड इवनिंग में स्नैक्स और चाय वगैरह भी सर्व करी गई थी। हाँ, हाँ, तो वो हम अगर बाहर खा पी के आते हैं और इंटरव्यूअर पैनल के सामने नहीं करेंगे, वो बेटर है। सही है, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं सर हो ही जाता है फिर बच्चे बदमाश थोड़े से होते हैं, हालांकि करते नहीं है वो, बस एज अ मॉकिंग पर्पज से कभी कभी पूछ लिया करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं सर? क्या ये आपके बैकग्राउंड इस पॉइंट पर रहते हैं या फिर आपका प्रॉपर जीए के ओरिएंटेशंस पे होते हैं? सर मेरे पैनल में जितने मेंबर थे उन लोगों ने बेसिक, एक तो उस दिन के न्यूज़पेपर से और उसके एक दिन पहले के न्यूज़पेपर से जीडीपी का एक डेटा आया था उस टाइम पे। अच्छा, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा था। एंड बाकी जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे वो मेरे बैकग्राउंड से ही रिलेटेड थे। 80% क्वेश्चंस, 80%, 20% बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, जो आपने बात कही कि सर आपने प्रिपरेशन, ये इंटरव्यू का जो पैनल हुआ था आपका महिंद्राज में आपने कंडक्ट किया था, आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया था, कितने टोटल इंटरव्यू आपने यहाँ पर लिए थे सर? सर एक एसबीआई का दिया है और एक आईबीपीएस का दिया है। तो ये कई सारे फेज में होता होगा ना सर, कि एक ही सिंगल आपने दिया था? अच्छा, महिंद्राज में? हाँ, महिंद्राज में सर एसबीआई पीओ के मैंने 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे, ठीक है, एंड आईबीपीएस पीओ के भी 3 मॉक दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि जो क्वेश्चंस आपको पैनल में महिंद्राज में देखने को मिले, जिस लेवल का सेम क्वेश्चन अगर है तो ठीक, लेकिन अगर लेवल की मैं बात कर लूं तो वो लेवल आपको क्या देखने को मिला? सर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम था, बिकॉज मोस्टली वही पैनल मेंबर्स जो एक्स पैनल मेंबर रह चुके हैं आईबीपीएस के, वही महिंद्राज में भी आते हैं। अच्छा, अच्छा। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड जो मेरा यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में एक्सपीरियंस था, मुझे बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस वहां पे भी मिला। क्या टीचर्स वहां पर रहते, मतलब जो आपको फाउंडेशन या मैक बैच में जो भी टीचर्स आपको मिले होंगे, क्या वो टीचर्स भी कभी कभी प्रैक्टिस के रूप में आपको करने को, जैसे फाइनल मेंबर जो आपने बात की, बोर्ड मेंबर आए हुए हैं जो पहले से रहे, उसके पहले आपको क्या ये प्रिपरेशन कराई जाती है, क्या ऐसा कुछ भी है? जी सर, प्रिपरेशन भी कराई गई थी, एंड उसके बाद एक स्पेशल सेशंस भी होते हैं जहां से कि बाहर के आईबीपीएस के मेंबर्स भी महिंद्राज इनवाइट करता है, जिससे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस से फैमिलियराइज करवा दे, एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस से भी। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया सर। इस फाइनल इंटरव्यू के राउंड पे अगर हम बात करते हैं, फाइनल इंटरव्यू के राउंड पे जैसे क्वेश्चंस अगर उनको पूछना है, जैसे आपने कहा कि आज आपका इंटरव्यू है, तो आज और कल का न्यूज़पेपर, आपको और क्या लगता है कि कितना प्रिपरेशन आपका होना चाहिए इंटरव्यू के लिए? क्योंकि काफी ज्यादा हेजिटेशन होता है कि सर मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं क्या, या फिर टोटल इंग्लिश बोलना है? आपको लैंग्वेज के पॉइंट पर क्या नजर आता है, और साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन क्या क्या करके चलना चाहिए ताकि आप बेहतर अपना प्रेजेंटेशन वहां पर दे सके? सर मेरे हिसाब से कोई भी कैंडिडेट है उसको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली वो बात कर सकता है, ठीक है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल सामने उनको दिखा सकता है, वो लैंग्वेज चूज करनी चाहिए थी। अगर बच्चा ये कहता है कि सर मिडिल ऑर्डर हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर हम हिंदी यूज कर रहे हैं, क्या ये बेहतर होगा? क्या ये पॉइंट? सर इट इज टोटली फाइन, क्योंकि इंटरव्यू जो पैनल होता है, दैट इज दे आर मोस्टली कंसर्न अबाउट कि वो आपसे बात करते हैं नॉर्मल चीजों को लेकर, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पूछते हैं, एंड नॉर्मल चीजें अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हम लोग यूज करें। एक चीज आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगी सर, कि आपने अभी तक, मैंने जितने भी आपसे क्वेरीज की हैं, जितने भी चीजें आपसे मैंने पूछी, क्वेरी ली, उसका आंसर आप बड़ा एग्जैक्ट वे में दे रहे हैं, मतलब फैक्ट टू फैक्ट, ना इधर दाएं बाएं कुछ नहीं, सीधा फैक्ट टू फैक्ट। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर गया होगा। कितने मार्क्स रहे होंगे सर आप? सर इंटरव्यू में मेरे थे 30 में से 28 मार्क्स। 28, वो मैं समझ ही गया, क्योंकि कहते नहीं कि वो झलक दिखती रहती है, बाहर से दिखती रहती है, आंसर देने का नजरिया वो दिखता रहता है। काफी खूबसूरत, बहुत बढ़िया कि सर 28 मार्क्स। अच्छा, कितना नंबर कम से कम होना चाहिए सर, अगर किसी एक कैंडिडेट को अगर बताना हो कि भाई कम से कम तेरा नंबर अगर इतना है तू हो जाएगा, तू परेशान ना हो, कितना नंबर आपको? सर इंटरव्यू में मार्क्स एक्चुअली टोटल आते हैं 30 इंटरव्यू के, 20 जीडी के, बिल्कुल। तो 50 में से 20 कट ऑफ होता है जनरल कास्ट का, ठीक है। तो 20 मार्क्स अगर 20 से ऊपर हैं तो इंटरव्यू का कट ऑफ। अच्छा,
क्या ये जो 50 मार्क्स की आपने बात की, क्योंकि 200 तो आपका मेंस का हो गया, 250 में आपका कट ऑफ हुआ, तो कितना कट ऑफ जाता है ओवरऑल? सर ओवरऑल कट ऑफ 75:25 के रेशियो में रिटन और इंटरव्यू के को- मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कट ऑफ एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, नहीं 47 था। आप एक्यूरेसी आपका 100 मतलब 100 में से 47 था। 47 जी था, सर। बिल्कुल, क्योंकि 200 पर वो फिर काट देते हैं मैं फाइनल को, फिर जाके सीधा वो 100 पर ही काउंट होता है। आपके कितने आए हैं सर टोटल? सर मेरे 100 में से आए हैं 49 49 आए और हैं। रिटन में मेरे 87 थे 250 में से, हाँ एंड इंटरव्यू में 42 हाँ 50 में से कितने थे सर? 87 87 थे, बहुत बढ़िया सर। एंड कट ऑफ 75 थी। 75 थे, बहुत बढ़िया नंबर था सर। चलिए, तो आपको सर्कल आ चुका है क्या सर आपका? जी सर। कहाँ मिला है सर? सर मेरी पहली प्रेफरेंस लखनऊ सर्कल थी एंड वही मुझे मिला है। अरे वाह, बहुत बहुत मैंने कंग्रेचुलेशन, जल्दी नहीं मिल पाता है सर, क्योंकि नंबर आपके काफी अच्छे हैं। तो नेटिव भी शायद आप लखनऊ के ही हैं? जी सर। तब तो बहुत बढ़िया है सर, आप एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे क्या लगता है आपका, आगे फ्यूचर क्या आप सोचते हैं कि आगे अभी आपको क्या क्या करना है? सर फ्यूचर मेरे पास एक जॉब ऑलरेडी सिक्योर्ड है SBI PO की, ठीक है। एंड मैं अभी आगे मेहनत कर भी रहा हूँ कि और जो बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में, अगर मैं एग्जाम क्लियर करता हूँ तो फिर मैं ज्वाइन करने की सोचूंगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको कि आगे भी आप ऐसे ही बढ़ते रहें। चलिए, अब थोड़ा सा फायर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं सर। टोटल मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी तक हमने केवल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट की ही बात की, टोटल मॉक टेस्ट जैसे प्री टू मेंस लेकर अगर चलें, ये 7 से 8 महीने में कितने मॉक टेस्ट आपने टोटल लगा डाले हैं ओवरऑल? सब प्रीलिम्स के 900 ठीक है, एंड 200 मान के चलिए अगर मेंस के अगर आप ऐड कर रहे हैं ऐड करते हैं, तो 200 मेंस। मींस 1100 अप्रोक्सीमेटली। जी। बहुत अच्छा। क्या लगता है कि ये मॉक टेस्ट आपको कितना रोल प्ले करता है सर सिलेक्शन में अगर देखा जाए तो? तो मेन रोल तो मॉक टेस्ट का ही है, हम्म, क्योंकि स्पेशली महिंद्रास की भी स्पीड टेस्ट मॉक टेस्ट जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए हैं मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, एंड मुझे पता चलता रहता है कि मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, इसको और बेहतर तरीके से मैं कर सकता था, कम समय में कर सकता था। तो ये सब चीजें समझने के लिए मॉक अच्छा, मान लीजिए आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आज, कोई भी IBPS का ही बोल लेते हैं, SBI का बोल लेते हैं, मेंस का आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आज आपका पहला है मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स आप क्वालिफाइड है, मान लेते हैं आपका नंबर आज आता है 47, मान लेते हैं। बीइंग एस्पिरेंट, आप क्या कहना चाहेंगे उस वक्त, क्योंकि डिमोटिवेशन होता है सर कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं यार, मैं कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहा हूं, तो आप क्या क्या रणनीति, क्या क्या पॉइंट्स आप यूज करते थे ताकि आप नंबर इनहेंस कर सकें आगे आने वाले 5 से 6 मॉक टेस्ट में? सर सबसे पहले तो खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद की प्रिपरेशन पे बिलीव होना चाहिए कि हमने जो मेहनत करी है हम एक तो किसी से कम नहीं है, एंड जो मैंने खुद मेहनत करी है वो मेहनत मेरी अपनी है और वो सफिशिएंट है। मुझे ये एनालाइज करना चाहिए कि अगर मार्क्स कम आए हैं तो वो क्यों कम आए हैं, एंड कहाँ कहाँ पे हम और मार्क्स सिक्योर कर सकते थे, कहाँ पे हमने टाइम ज्यादा वेस्ट किया है। तो जब हम ये चीजें एनालाइज करेंगे तो हमें खुद ही समझ में आएगा कि हाँ नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है, एंड हम कुछ ना कुछ बेटर करके ही आएंगे। अच्छा, तो आप एनालिसिस के लेकर हम चर्चा कर रहे हैं सर, अगर एनालिसिस को लेकर बात करें, जैसे मान लीजिए आपने आज मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस को कितना टाइम देना चाहते थे या फिर कितना टाइम आप देते थे? सर एक IBPS PO के मेंस के मॉक में 3 घंटे का अगर मॉक है तो उसमें 4-5 घंटे जाते हैं एनालिसिस में, ऑफ कोर्स, क्योंकि आधे से भी कम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाते हैं उन 3 घंटों में, एंड उससे ज्यादा ही हमें और बाद में प्रैक्टिस करनी होती तो टाइम लगता है सर। तो अगर मान लो कि आज आपके पास 24 एक दिन की टाइम है, और आप मान लीजिए सुबह 7 बजे से 8 बजे तक न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, आपने फ्रेश हुआ, आपने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, अपना कंप्लीट करके आप बैठ जाते हैं, मान लेते हैं 11 बजे, 11 बजे से आप मेंस की मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो 3 घंटे अगर मैं लेकर चलूं तो 1 बज के, और 1 बजे के बाद आप एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तो जब मैं यूजुअली उठ जाता हूँ 5:30 के पहले तक, ठीक है, एंड 7-8 बजे तक मैं पेपर पढ़ के फ्रेश होके नहा धो के पूजा करके रेडी हो जाता हूँ, ठीक है, एंड मैक्सिमम 8 बजे तक मैं अपना पहला मॉक लेके बैठ जाता हूँ। 11 साढ़े 11 तक मॉक खत्म हो जाता है, उसका भी ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी, एंड उसके बाद मैं एनालाइज करना शुरू करता हूँ। अच्छा, तो एनालिसिस में अगर मान लीजिए कि आपने जैसे कि कहा कि भाई 3 घंटे का मॉक है, अगर मान लेते हैं मोटा मोटा, तो 3 घंटे के मॉक में अगर आप 4 घंटे देकर चलें तो पर डे कितना मॉक टेस्ट आपको लेना चाहिए, क्योंकि तो 7 घंटे तो आपका एक मॉक टेस्ट में चला गया। हाँ, तो क्या 2 मॉक टेस्ट लगा के
एनालिसिस करके ये सफिशिएंट हो जाता है सर? सर एक मॉक टेस्ट मेंस का एक दिन में लगाना मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट। और उसके बाद जब आपके एनालिसिस कंप्लीट हो जाए तो एक प्रीलिम्स का लगा के, एक प्रीलिम्स। हाँ उसको। प्रीलिम्स में कितना टाइम लगता था सर एनालिसिस में? सब प्रीलिम्स में एनालिसिस में 15 से 20 मिनट लगते हैं, 15 से 20। बिकॉज अगर 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट है, 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैंने, ऑब्वियस सी बात है, हाँ। तो 20 बचे हैं। 20 बच्चे हैं। वो भी लैक ऑफ टाइम की वजह से, वो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो उसको बस वापस से अटेम्प्ट करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपने बात की प्रीलिम्स को लेकर कि 80 क्वेश्चंस कोई बच्चा अटेम्प्ट करके आता है, और 80 क्वेश्चन में जो उसने अटेम्प्ट किया, मान लेता हूं जाहिर सी बात है सर कि 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं रॉन्ग। yes. वो जो गलत क्वेश्चन उस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, उसे किस तरीके से टैकल करना चाहिए? सब पहले तो वो समझना चाहिए कि मैंने क्यों गलती करी है, एंड जब समझ में आ जाएगा, तो अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, तो उसको आगे से रिपीट नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें, मैं तो कहता हूँ, सेम डे फैकल्टी को अप्रोच करना चाहिए कि ये देखिए, ये मुझे आ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो फैकल्टी को एक्सपीरियंस है, दे विल क्लियर योर डाउट सेम डे क्लियर हो जाता है तो बेस्ट है। तो क्या ये महिंद्राज में आपको देखने को मिलता था सर, जैसे आप लैब टेस्ट की बात कर रहे हैं? जी सर, सबसे पहले मुझे जैसे ही कहीं ना कहीं पे भी कोई भी इशू होता था, मैं फैकल्टी के पास पहुंच जाता था कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है एंड ये हो रहा है, तो मेरा डाउट सेम डे क्लियर हो रहा था, एंड दैट इज व्हाई मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूंगा, फैकल्टीज को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो मैथ्स अगर मैं बोलूं तो मैथ्स कौन कौन से टीचर से आपने पढ़ा था? सर मैंने 90% ऑफ द टाइम मैंने सूर्यवीर सर से पढ़ा है। ठीक है। मैथ बैच में डीआई के लिए अनुराग सर ने भी कुछ लेक्चर्स लिए थे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग सर मैंने थ्रू आउट सिद्धांत सर से पढ़ी है। मींस प्री टू मेंस आपने, फाउंडेशन टू मैथ बैच। ठीक है। इंग्लिश सर मैंने जो फाउंडेशन बैच में पढ़ी थी वो ऋषिका मैम ने पढ़ाई थी, एंड मैथ बैच में आपने ही मुझे पढ़ाया था जी। और जीए की बात करूं सर, तो सर जीए मैंने स्टार्टिंग टू एंड तक सचिन सर से आपने पढ़ाया है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सर, कुछ फायर बोर्ड आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। डेली आप कितने घंटे पढ़ते थे, डेली स्टडी आवर्स? सर डेली स्टडी आवर्स 10 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड होके अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं यील्ड होती है। अच्छा, तो 10 घंटे पढ़ाई करके उसके बाद बाकी दिन रिलैक्स करना चाहिए। 10 आवर्स। अच्छा, ये 10 आवर्स में क्या कोचिंग की क्लासेस को इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है? सर डेफिनेटली इंक्लूड करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस्ड आप कोचिंग में ही रहते हैं, बिकॉज 1 घंटे में अगर कोई फैकल्टी लेक्चर ले रहा है तो वो काफी सारी चीजें आपको सिखा के जाते हैं, तो कोचिंग का टाइम इसमें इंक्लूड रहेगा हमेशा। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं कि मॉक टेस्ट के जरिए पर, तो मॉक टेस्ट अगर मैं बात करूं कि सिंपल सा आपने कहा कि 200 मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं, तो 200 मॉक टेस्ट में आपको कब ये लगने लगा था कि अब मेरा हो जाएगा? सर एसबीआई पीओ के मैंने कम लगाए होंगे, मेरे ख्याल से 60 मॉक, एंड 2 महीने में मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरे इतने मार्क्स तो मैं खींच तान के ले आऊंगा कि मैं कट ऑफ क्लियर कर लूं। अच्छा सर, इसी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो जब आपका रिजल्ट रिवील हुआ, फर्स्ट आपका रिवील हुआ कि भाई आपका रिजल्ट पे नाम आ चुका है, मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर देखने लगा है, आपका एक्सप्रेशन क्या था उस वक्त? सर मैं बहुत खुश था, एंड सबसे पहले मैंने भगवान के हाथ जोड़े, मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, सूर्यवीर सर को कॉल किया कि सर मेहनत सफल हो गई, एंड बस। अच्छा, उसके बाद पापा मम्मी अगर एक्सप्रेशन पूछें तो? सर मम्मी के तो आंखों में आंसू आ गए थे, एंड पापा बहुत खुश थे, पापा ने भी आशीर्वाद वगैरह दिया। अच्छा, एंड फिर हम लोग ने रात में थोड़ा बहुत पार्टी करी। अच्छा, रात में पार्टी हुई थी, जरूरी भी है। अच्छा सर, यहीं पर एक क्वेश्चन अब बनता है, क्योंकि आपने कहा कि आपने मर्चेंट नेवी के जॉब को छोड़ा था, जाहिर सी बात है कि ये जो पड़ाव आपके सामने आया था, ये जो सिचुएशन आपके सामने आई थी, ये आसान नहीं रहा होगा। आपने पेरेंट्स को कैसे गाइड किया? क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे कि यार तुम इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, सब कुछ बेहतर है, फिर आप क्यों इसे क्विट करना चाहते हो? तो आपने पेरेंट्स को कैसे गाइडेंस मिली? सर जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था, पापा मम्मी ने अभी कुछ नहीं बोला था, पापा ने मम्मी ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, उन्होंने हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट किया है मुझे। फ्री हैंड है कि हमें पता है तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे, और जो तुम्हें मन है तुम अपने साथ अपना खुद देखो, अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तब
इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा, जब आपका रिजल्ट आया होगा, तो ये चीज उनको एहसास फिर से एक बार आपने भरोसा दिलाया होगा। अच्छा, आपसे मैं अगर कुछ पूछूं, ऐसा कुछ जो आपका लाइफ में सबसे मेमोरेबल पॉइंट जो आप अभी बताना चाहते हो, कुछ ऐसा लाइफ में मेमोरेबल पॉइंट? अभी तो सबसे पहले वही दिन मुझे याद आ रहा है जब मेरा SBI PO का रिजल्ट आया था। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा मेमोरेबल आपने बात की थी सर स्विमिंग को लेकर। जी सर। तो कभी आपने कुछ खेला है, कुछ जैसे स्विमिंग का, आप ओलंपिक्स वगैरह में कभी कुछ ऐसा? नहीं, ओलंपिक्स में तो सर नहीं हो पाया कभी। अच्छा। मैंने स्कूल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है जब मैं स्कूल में था। हाँ। एंड जब मैं कॉलेज में था तब भी मैंने इंटर कॉलेज एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर स्विमिंग कोई बंदा करता है तो उसकी हेल्थ पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? सर स्विमिंग सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करती है। एंड स्विमिंग में सबसे अच्छा मुझे एक चीज ये लगती है कि उसमें पूरी बॉडी का एक्सरसाइज है स्विमिंग। तो मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग, सूदिंग सी हाँ। और अच्छी एक्टिविटी लगती है कि समर्स में आराम से स्विम कर सकते हैं। चलिए, अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहेंगे। क्या सैलरी रही होगी आपकी? सैलरी आपकी जब आप जॉब में थे, लास्ट टाइम जब आपने क्विट किया, ये आपकी सैलरी क्या रही होगी अप्रोक्सीमेटली, आप बता सकते हैं? सर सैलरी तो मेरी काफी ज्यादा थी, हर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफर करती थी। बिल्कुल। कि जिस भी टाइप ऑफ शिप पे हूँ उसके अकॉर्डिंग सैलरी रहती थी। एंड ज्यादा ही थी सर, बैंकिंग से काफी ज्यादा सैलरी थी। रिवील नहीं कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है। तो क्या लगता है कि आप SBI का जो आपकी जॉब ये आपके हाथ में आने वाली है, क्योंकि नो डाउट कि पर्क्स एंड अलाउंस तो एक अहम मुद्दा तो बनता ही बनता है। इन चीजों पर अगर देखा जाए तो जो सैलरीज के ओरिएंटेशंस बन रहे हैं उसे आप कैसे टैकल करेंगे, आपको क्या लगता है? सर बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, अच्छा। और जब मैं मर्चेंट नेवी में भी था तो भी ज्यादा मेरा एक्सपेंडिचर था नहीं। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफस्टाइल पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड आई थिंक सो SBI PO की सैलरी काफी बेटर है ऑन एन एवरेज। अगर कितना होगा सर तब भी अप्रोक्स SBI PO का? मेरे ख्याल से इन हैंड 80 अराउंड होगा। 80 to 85 के अराउंड आप में आता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से सिटीज में आप जाते हैं। बिल्कुल सही। पर्क्स मिला के सर 1 के ऊपर जाएगा। 1 के ऊपर जाएगा। चलिए, एंड विद प्रमोशन। हाँ, तो प्रमोशन के साथ। चलिए, सो मैनी कंग्रेचुलेशन सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपकी ये जर्नी जो 7 से 8 महीने की जर्नी है, ये उम्मीदन हमारे उन फ्यूचर बैंकर्स को काफी ज्यादा प्रेरित करेगी जो आज इस पॉडकास्ट को महिंद्रास विनर स्टॉक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो उन सभी बच्चों की तरफ से और महिंद्रास के पूरे परिवार की तरफ से वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशन टू योर ग्रैंड सक्सेस सर। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने लाइफ में आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे सर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही डियर। आप सभी से मिलेंगे अब लोग अगले सेशन में एक नए गेस्ट के साथ जो आपको अपनी कहानी बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।